नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे एडवोकेट अभिनव शर्मा, जो स्पोक्स पर्सन भी है भारतीय जनता पार्टी की। अभिनव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे, आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही, क्या ये आतंकवादियों की स्ट्रेटेजी है या कुछ और? देखिए विनोद जी, आपको बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का भी। जब भी इलेक्शन मोड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री के चुनाव हों, तो ये आप देख लीजिए पिछले 32-33 साल से मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट्स में हमेशा इंक्रीज ही होती है जी, होते रहे हैं जी। ये तो हमारे पास ये रिकॉर्ड है जी जी। कोई भी पार्टी इन पावर हो, चाहे सेंटर में या स्टेट में, तो इंटरनल सपोर्ट और पर्टिकुलरली इलेक्शन के टाइम एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर जी, वो बढ़ती। तो ये एडमिटेडली आपका कहने का जो मतलब है, इससे मैं एग्री करता हूं कि जब भी इलेक्शन की कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज बढ़ती। आतंकवादियों का केंद्र बिंदु राजौरी और पुंछ हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कश्मीर में बड़ा दबाव है, प्रेशर है सिक्योरिटी फोर्सेस का, इसलिए उन्होंने इस तरफ मूव किया है। अगर पुंछ राजौरी में दबाव होगा तो क्या ये जम्मू की तरफ भी मूव कर सकते हैं? ये स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए विनोद जी, इसमें मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं जी, लेकिन पिछले साल 1.5 साल का जो पीछे गया है उसमें राजौरी में खासकर, पुंछ में शायद कम, लेकिन राजौरी में ऐसे इंसिडेंट्स ज्यादा हुए हैं। 1 जनवरी 2023 को ढांगरी हो गया था। देखिए, मिलिटेंसी अब एक प्रोफेशन बन गया है जी, मिलिटेंसी एक बहुत अमीर प्रोफेशन बन गया है। ये जिहाद नहीं रही है, ये प्रोफेशन बन गया है। तो अब इसमें वो प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो ज़्यादा है। तो प्रोफेशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हुए वो भी नई नई नीतियां जो हैं, स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं कि कश्मीर में तो अब ये करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका था, तो अब उन्होंने अपनी कंसंट्रेशन शिफ्ट की है राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। तो जो आपको सामने लगता है पिछले 4-5 इंसिडेंट्स जो हुए हैं और अभी तो रिपीटेड हुए हैं 2-3, तो अटेंशन उन्होंने अपनी शिफ्ट की है राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि जम्मू में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। मुझे लगता है अभी आप अगर देखें तो पीछे सक्सेसिव मीटिंग्स दिल्ली में हुई हैं, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी हुई हैं, सिक्योरिटी फ्रंट पे भी हुई हैं। तो इस पे अब एक कड़ी नज़र रखी जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजौरी पुंछ में भी ये इंसिडेंट्स दोबारा रीअकर ना हो, इस पे ही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट होने जा रही है। सत्यपाल मलिक जो कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। देखिए विनोद जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं जिनका आप रेफरेंस दे रहे हैं सत्यपाल मलिक जी का। मैं तो ये कहूंगा किसी और भी पार्टी की सरकार अगर सेंटर में या कहीं भी हो, वो भी ऐसा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के बारे में ये बात करना अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या अपने आइडेंटिटी क्राइसिस अगर आप फेस कर रहे हैं, अपने आप को री एमर्ज करने के लिए आप ऐसे बयान देते हैं, तो इससे मुझे ही नहीं पूरे भारतवर्ष को अफसोस होता है कि मतलब इस लेवल तक जाके आप बयान देते हैं कि इलेक्शन जीतने के चक्कर में या इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे इंसिडेंट्स, ये सोचना भी नहीं चाहिए। पुलवामा का जिक्र करते हैं, वो बार बार पुलवामा का जिक्र करते हैं, फिर हम वो तस्वीरें भी देखते हैं, हमारे जहन में तो वो तस्वीरें आती हैं जब बड़े सभी शहीदों के पीछे पोस्टर लगे होते हैं और आगे आकर के आप प्रचार करते हैं, मंच के पीछे वो पोस्टर। देखिए ऐसा है जी, प्रचार करना एक अलग चीज है। जब
पुलवामा में लोग शहीद हुए, हमारे सीआरपीएफ के जवान, जी तो पूरे नेशन में, पूरे कंट्री में एक माहौल ऐसा था कि लोगों को गुस्सा था। अब उस कड़ी में अगर कहीं पोस्टर्स लगे हैं तो उसके आगे प्रचार हो रहा है, इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप वो पोस्टर्स को प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं कल को कहीं मीटिंग कर रहा हूं, पीछे पोस्टर लगे हैं, तो मैं कहां ध्यान रखूंगा कि पीछे पोस्टर कौन सा लगा है। लेकिन ये बात कहना कि अगर पोस्टर लगे हैं, उनके आगे प्रचार किया, तो पोस्टर्स को प्रचार के लिए इस्तेमाल करना, अगर आपने कहीं देखे हैं, मैं तो, आप कहां की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कौन, किसने प्रचार किया ऐसा। देश भर में जब 2019 के चुनाव चल रहे थे, देखिए ऐसा है, उसमें ऐसा हो सकता है कि प्रचार के दौरान कहीं पोस्टर बने हों जी, और वो पोस्टर कहीं लगे हों तो वहां प्रचार हुआ हो। लेकिन ये कहना कि प्रचार के लिए वो पोस्टर वहां पे ले गए, मुझे ऐसा लगता नहीं है, तो ऐसा मुमकिन भी नहीं है। अभिनव जी, आपकी पार्टी पोलराइजेशन में बड़ी एक्सपर्ट है, 80-20 की बात करती है। देखिए विनोद जी, यहां पे मैं आपको पकड़ूंगा। हमेशा ही जर्नलिस्ट जो है वो लीडर को पकड़ता है और पकड़ने में कामयाब भी होता है। 80-20 या 80-20 पोलराइजेशन नहीं है, ये कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन है। मैं आपको एक बात और कहूं, अपनी सुविधा के मुताबिक आप टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सच्चाई है, ये फैक्चुअली करेक्ट है जी। देखिए ऐसा है, 22 जनवरी को एक बहुत बड़ा दिन आ रहा है। अयोध्या में यस, मंदिर मूर्ति की स्थापना होने जा रही है, और कलश पूरे भारतवर्ष में जो सनातनी है उसके घर पहुंच रहे हैं। तैयारी पूरी है आपकी 2024 के इलेक्शन मैं बता रहा हूं जनवरी से मैं बता रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ही नारा रहा है और क्लेम रहा है, राम मंदिर, 370 और ट्रिपल तलाक रहा है जी। इसमें कोई दो राय नहीं। जब दो पार्लियामेंटेरियन थे तब भी, जब चुनाव हारते रहे हैं तब भी रहा, जीतते रहे हैं तब भी रहा, आगे भी रहेगा जी। ठीक। मैंने किसी को कहा कि राम भगवान ने 14 बरस का वनवास काटा 500 साल के बाद ये निर्माण होने जा रहा है। मैंने उनको कहा, जिसने वो अयोध्या में ढांचा गिराया था वो सोचता होगा कि मैंने गलती की। अगर नहीं गलती की होती है, कंसोलिडेशन नहीं होती 80-20 की। राइट। आप जब गलत काम करते हैं अपने लिए खड्डा खोदते हैं। जी। कांग्रेस ने पिछले 20 सालों में यह प्रचार किया, जिसको एक नाम दिया, टर्मिनोलॉजी दी गई, भगवा आतंकवाद। आप क्या समझते हैं हमारे साधु आतंकवादी हैं? कांग्रेस के लोग पी चिदम्बरम ही आरोप लगाते हैं। ना कि पी चिदम्बरम, मणिशंकर अय्यर, जयंती नटराजन, मुनीश तिवारी। हालांकि मुनीश तिवारी एक बड़े लीडिंग लायर हैं जी। बड़े अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं जी। लेकिन पार्टी के स्टैंड में फंसते हैं जी। और जो इन्होंने ये राग रचाया पिछले 25 साल में, इससे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया। तो कंसोलिडेशन किसने की? पोलराइजेशन किसने की? मैं यकीन के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये राग नहीं रचाते ये 20-25 साल, इतनी कंसोलिडेशन नहीं होनी थी। जी। इतना एफर्ट अडवाणी जी ने किया जी। कंसोलिडेशन का, हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना कांग्रेस ने साथ होके पिछले 25 सालों में करवाया। जी। तो ये कंसोलिडेशन है, पोलराइजेशन नहीं। जी। आप इसको भी कंसोलिडेशन कहते हैं, जो कश्मीर फाइल या केरल? आप बताओ, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, दोनों हिंदुस्तानी हैं। कभी आपने सुना कि भाजपा मुस्लिमों को डिवाइड करने की कोशिश करती है? लेकिन ओपोजिशन सिवाय इसके
कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के खिलाफ है, एससी के खिलाफ है? मुझे बताइए। अभी चीफ मिनिस्टर बने। कांग्रेस तो सिर्फ बातें करती है ना, हम देते भी हैं और बनाते भी हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जी। स्पीकर कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? जी। अभी जो मुख्यमंत्री बने उनमें से कितने लोग कौन हैं? जम्मू कश्मीर में अभी राज्यसभा के मेंबर बने कौन हैं? हम बातें नहीं करते, हम कागजों और रिकॉर्ड के माध्यम से बना के दिखाते हैं। जी। तो ये हम एम्पावर करते हैं। कंसोलिडेशन ऑटोमेटिकली हो रही है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एंड वीक पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस। जी। अब उनकी मजबूरी ये है। देखिए, मुस्लिम को उन्होंने वोट बैंक से ऊपर कभी कुछ नहीं समझा। हिंदू को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था, हिंदू को फॉर ग्रांटेड लिया था। अब हो क्या रहा है? असली बात, हर एक स्टेट में एक रीजनल पार्टी है मेन। तेलंगाना में भी है, केरला में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, बंगाल में भी है। जी। राइट। अब वो वहां पे मेन पार्टीज हैं, उनका भी मुस्लिम वोट बैंक है क्षेत्रों में। बिल्कुल। वो कांग्रेस को पूरा नहीं मिल रहा। अब वो भी डिवाइड हो चुका है। अब ना उनको वो छोड़ सकते हैं, अगर वो अब स्टैंड चेंज करते हैं तो वो भी जाते हैं। अब कांग्रेस के गले में, जैसे कहते हैं ना, वो क्या फंसता है? हड्डी फंसी हुई है। जी। अब उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। देखिए, आप करो, खुल के करो। आप मंदिर जाते हैं, ठीक, भगवा धागा पहनते हैं। जब चर्च में जाते हैं, धागा उतार देते हैं। या चर्च में बैठ जाओ या मंदिर में जाओ, कोई दोनों जगह जाओ, अपने आप को हिंदू कहने में आपको हर्ज क्या है? आपको क्या पाप लगता है कि आप अपने आप को हिंदू कहते हो? तो इसलिए देश की जनता जाग चुकी है, अब कंसोलिडेट हो चुकी है। देखिए, जो आपने पार्लियामेंट में किया, ये लास्ट सेशन में जो शीतकालीन सत्र था, 150 के करीब पार्लियामेंटेरियंस को, विपक्षी पार्लियामेंटेरियंस को सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। ये मैसेज वोटर में गलत जा रहा है कि आप डिक्टेटरशिप करते हो। एक तो सिक्योरिटी ब्रीच होती है, 2 लोग अंदर घुस जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो नई पार्लियामेंट बनी है, और उसके बाद अगर कोई पूछता है सवाल आपसे तो आप उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। देखिए विनोद जी, कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। ये सस्पेंशन हुई कितने, 142 की कितने हुई? हाँ, 146 के करीब। 146 की। आपने प्रोसीडिंग्स देखी लाइव? हमारी मजबूरी है, देखनी पड़ती है ना। शायद आपने मेरे से ज्यादा देखी होगी। जी। इसका और क्या चारा था, इसके आगे और क्या इसका अल्टरनेटिव क्या था? जी। और वो लोग कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ चल रही है प्रोसेस, जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाई, मीडिया ब्लैकआउट कर दिया, फंडामेंटल राइट्स, संवैधानिक अधिकार, उनको सस्पेंड कर दिया। 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके एक जूनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, और 3 सुप्रीम कोर्ट के जज रिजाइन करके चले गए। क्या ये सस्पेंशन एक्सट्रीम है या वो एक्सट्रीम था? मीडिया बंद, फंडामेंटल राइट बंद, सुप्रीम कोर्ट बंद। अब देखिए, देश को चलाने के लिए डिसिप्लिन इन्फोर्स करना जरूरी है। जब नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट किया तो वहां पे एक कंसेंसस बना था कि अब मैक्सिमम एफर्ट किया जाएगा कि प्रोसीडिंग्स जो है वो डिसरप्ट ना हो। अब जब 2 लोग अंदर घुस गए, सिक्योरिटी ब्रीच था, इसको आप मानते हैं ना? बिल्कुल, कौन डिनाई कर रहा है इसको? बड़ी बात यह है कि आपके पार्लियामेंटेरियन ने, आपके एमपी ने दिया था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। सर मेरी बात सुनिए, इस पे कमेटी बैठ गई, बैठे, सुनिए बात, इस पे एक्शन हो रही है, फाइंडिंग आ जाएगी। अब आप बताइए कि अगर आप एमपी होते और आपके माध्यम से ये 2 लोग अंदर घुसे होते, तो क्या आपको भी
कानून कहता है ना, सुनना है एक बार, शोकाज नोटिस निकलना है, कुछ भी होना है, आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। जी। तो ये एक प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के रूल्स हैं, बिजनेस है, बिजनेस रूल्स बने हैं कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स ऐसे कंडक्ट करनी है, तो उसके मुताबिक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो ये पहली बार सस्पेंड नहीं हुए, जी। बड़ी बार सस्पेंड होते रहे हैं। जी। अभिनव जी, अगर गलती से ये सांसद कांग्रेस का या विपक्षी दल का होता, फिर आपका रिएक्शन देखने वाला था। देखिए विनोद जी, तब भी यही होना था जो अभी हो रहा है, सेम प्रोसेस होना था। अब होता क्या है, जी। जैसे कांग्रेस शोर मचा रही है कि एमपी भारतीय जनता पार्टी के थे, तो शोर तो हमने भी मचाना था। ये एक सियासी मजबूरी, एक आप समझ लो, लेकिन इसको इस तरह से जोड़ना कि अगर कांग्रेस का होता तो एक्शन विपरीत होती, ऐसा नहीं था। एक्शन इन अकॉर्डेंस विद बिजनेस रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, उसके मुताबिक ही होना था। लेकिन सख्त कुछ ज्यादा है सरकार। हमने भी देखा है यूपी की गवर्नमेंट के दौरान सुषमा स्वराज जी या बाकी दीगर प्रमोद महाजन जी भी प्ले कार्ड लेकर के आते थे बैल में। यस, आते थे, बिल्कुल आते थे। इनसे ही इतनी दिक्कत क्या थी? सर, प्ले कार्ड लेके अलग से चीज है, आप पार्लियामेंट में बिल फाड़ दो, पार्लियामेंट में बिल फाड़ दो जी, कुर्सियां उठा के फेंक दो, बेल पे चढ़ जाओ आप, और नए पार्लियामेंट हाउस में आप क्या मैसेज दे रहे हो पूरी दुनिया को? आपने क्या मैसेज दिया इनको निष्कासित करके? निष्कासित करके ये मैसेज दिया ताकि ये दोबारा रिपीट ना करें, जी, ताकि ये दोबारा रिपीट ना करें। आप मुझे बताओ कभी बिल फाड़ते हुए आपने देखा कभी किसी को? राहुल गांधी ने बिल फाड़ा ना, उसने कैबिनेट का फैसला ही फाड़ दिया था। और सरकार किसकी थी? उनकी थी। मनमोहन सिंह जी तो फिर? प्रधानमंत्री थे और वहां विदेश में गए हुए थे। फिर जी, आप क्या दिखाना चाहते हो दुनिया? यानी आप, उन्होंने जो गलतियां की हैं, आपका राइट बन जाता है कि बिल्कुल आप राइट ही भी बनता है। करें। हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं। हम देखिए, हमारी प्रॉब्लम है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान को सबसे पहले मद्देनजर रखते हैं, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। अफजल गुरु को सपोर्ट करना, फांसी भी तो उन्होंने दी थी। जैसे फांसी तो क्यों नहीं देनी थी फांसी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, था। अब नंबर नीचे था उनका, उठा करके। उनकी प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। जी, जो पाकिस्तान कहता है वही उन्होंने कहना है, जी, जो चाइना कहता है वही उन्होंने कहना है। जी। हमारी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हम प्रॉब्लम को बाद में देखते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। जी। तो इसलिए उनमें और हमें बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। आपने कहा कि सीनियर जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को इग्नोर करके जूनियर को बना दिया। आपने भी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति को लेकर के जो कानून बना है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया, जैसे दूध में से, सर देखिए ऐसा है, घी में से बाल निकाल दिया। सर देखिए ऐसा है, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से होती है ना, दे इंटरप्रेट द लॉ, and they see that the law is followed, it is not breached, right? सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है लॉ बनाने का। जी, लॉ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंटेरियन बनाते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ बनाने का कोई इख्तियार नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक इस पे लॉ नहीं बनता आप ऐसा करो। जी, ठीक, विद ग्रेट रेस्पेक्ट मैं तो ये कहूंगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं था। जी, ठीक, अब जो पावर आपके पास है वो आप ही ने एक्सरसाइज करनी है, जो मेरे पास है मैंने ही एक्सरसाइज करनी है। जब मेरी पावर आप एक्सरसाइज करने लगो तो मैंने तो उसका हल ढूंढना है। जी, मैंने तो हल ढूंढना है, और आपकी पावर मैं एक्सरसाइज करना शुरू हो जाऊं, आपने तो हल ढूंढना है। तो जब ये बिल पेश हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति पे, तो उसमें तो ओपोजिशन के भी मेंबर थे। आओ आप कहोगे मेजॉरिटी आपकी थी, तो मेजॉरिटी जिनकी थी, आपने उनको बाहर निकाल सुनिए ना दिया बात होता। सर, मेजॉरिटी जिनकी थी तो देश की जनता भी तो मेजॉरिटी उन्हीं के साथ होती है, जी। तो मेजॉरिटी की बात सुनी जाती है। जी,
अगर हमारे पार्लियामेंटेरियन ज्यादा थे या राज्यसभा में मेंबर ज्यादा थे जी तो इसका मतलब है देश की जनता हमारे साथ ज्यादा थी, तो देश की जनता की बात तो चलेगी ना, जी ना मेरी चलेगी ना एक सुप्रीम कोर्ट जज की चलेगी, जी। जो जनता कहेगी वही चलेगी। अभिनव जी 2019 तक आपके पास से बचा हुआ था 370। देखिए 3 तलाक भी हो गए, मंदिर का निर्माण भी हो गया, 370 भी पास्ट हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट, किसको लेकर के आप पब्लिक में जाएंगे 2024 नहीं, में? पब्लिक में या हम पिछले वाले ही गिनाएंगे? देखिए, पब्लिक में हम पहले ही हैं, जी आप लिख के रख लो। देखिए, जब मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की थी जी उससे पहले एक जर्नलिस्ट मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मुझसे, मैं नया नया प्रेसिडेंट बना था, उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने सीटें भाजपा लेगी। मैंने कहा 300 से लेके 315 तक। 313 आई, 303 आई, 2019 में। हाँ यस। आप लिख के ले लो, ये 350 क्रॉस होगा। अब हमने क्या लेके जाना है? हमने कुछ नहीं लेके जाना, जनता को पता है हमने क्या दिया है और आगे क्या देना है। जी क्या दिया है और आगे क्या देना है। हर बार विपक्ष यही कहता है अब क्या लेके जाओगे। 19 में भी कहा था। और आपके पास एक मंत्र है जो कंसोलिडेशन टर्मिनोलॉजी, वो कंसोलिडेशन का पीओजे के हम शुरू से कहते आ रहे हैं। जी अभी पीओजे के हमारे लिस्ट में है, सरे फिरिस्त है, वो जी सरे फिरिस्त है। उसके लिए लड़ाई होनी है, हमने लड़ना है, हमने अपना जम्मू कश्मीर वापस लेना है। कुछ टिप्स तो सत्यपाल मलिक भी दे गए हैं आपको, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं जी, उनके आगे अगर प्रधानमंत्री जी उनके स्टेटमेंट्स के आगे रिएक्शन नहीं दे रहे तो मैं तो कुछ भी नहीं। जी तो कोई तो बात होगी, जी कोई तो बात होगी। हम उनको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दें? जो आदमी आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहा हो उसके लिए बेस्ट तरीका यही होता है कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दो, नहीं तो उसको कौन पहचानेगा। अगर मैं आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहा हूं, बार बार आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, तब भी लोग मुझे लाइक नहीं करते, तो फिर मैंने कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देनी है ताकि मीडिया मेरी तरफ आए। जी वही वो कर रहे हैं, इतना है। पाकिस्तान एक मरतबा फिर यूनाइटेड नेशन में कश्मीर मुद्दे को लेकर के जा रहा है, इस्लामिक कंट्रीज में जा रहा है, और दूसरी ओर हम यहाँ पर 2014 के बाद इलेक्शन नहीं करवा पाए जम्मू कश्मीर में। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए, आपने फिर कहना है इलेक्शन कब होने हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाएगी। और किसने बताना है? वो तो आप कहते हैं, हम गृह मंत्रालय हमें बताया, हम इलेक्शन करवा देते हैं। सिचुएशन ठीक है कि नहीं है? सर, गृह मंत्रालय ने एजेंसी से फीडबैक लेनी होती है जी जो इनपुट्स एजेंसीज देंगी वही इनपुट्स गृह मंत्रालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आगे रखने हैं जी। और ऐसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपनी एजेंसीज भी होती हैं जी ये सब्सटेंशिएट करने के लिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जी इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस। ऐसा नहीं है। तो जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसीजन लेगी तो चुनाव हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी, हम आपको पहले ही कहते हैं 24/7 है, जब मर्जी आप चुनाव करवा लो। अब अपनी लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव को क्यों टाला गया? आपको यूनिफॉर्मिटी याद आ गई, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा वोट है, कम है, ये वो नहीं 2018 में इलेक्शन हुए थे तभी कई कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, उसमें रिजर्वेशन नहीं थी, जैसे ओबीसी। वो पहले कर लेते उसको, वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए प्रोसेस है जी। उस प्रोसेस में कानून के मुताबिक कुछ समय लगता है, तो इतना समय था नहीं, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस करवानी है, तो उसके बाद जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है उसके फौरन बाद ही इलेक्शन हो जाएंगे। आपको अगर याद हो तो पंचायती चुनाव जो थे वो 2011 में हुए थे जी, 2011 में हुए थे। उसके बाद कब हुए?
18 में हुए। हाँ 5 साल अभी पूरे हो रहे हैं 9 जनवरी। हाँ 9 जनवरी को, बीच में 2-2.5 साल वो भी नहीं हुए। जी तो ये उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। नहीं बिल्कुल। तो ये अब आप ये भी कहोगे तब भी आपने मैनेज किया होगा, ऐसा नहीं होता। चलिए अभिनव जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा धन्यवाद, लगा। धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।